हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंतर्गत आने वाले टॉपिक बैंकिंग एंड रेमिटेंस को आज हम लोग कवर करेंगे और ये है पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट्स में हम लोग नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम्स को कर चुके हैं और आज की चर्चा का विषय रहेगा सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम्स, जिसे शॉर्ट में SCSS स्कीम भी कहते हैं। और इसे कौन खुलवा सकता है, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो कि 60 साल से ज़्यादा का है वो SCSS अकाउंट को खुलवा सकते हैं। कोई रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय जिनकी एज 55 साल से ज़्यादा है लेकिन 60 साल से कम है, वो भी खुलवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि उनको जो रिसिप्ट है रिटायरमेंट के बेनिफिट्स वाली, वो रिटायरमेंट होने के विद इन 1 मंथ के बाद में, यानी कि जो भी उनको बेनिफिट्स की रिसिप्ट मिली है वो विद इन 1 मंथ में प्रोवाइड कराएंगे। देन उसके बाद में वो लोग भी खाता खोल सकते हैं। और रिटायर्ड डिफेंस के एम्प्लॉय भी जिनकी एज 50 साल से ज़्यादा है लेकिन 60 साल से कम है, उनके लिए भी सेम कंडीशन है कि उनको भी रिसिप्ट प्रोवाइड करवानी है रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाली, वो भी विद इन 1 मंथ में। और इस अकाउंट को सिंगल ही खोला जा सकता है और एक ही कंडीशन में से जॉइंट के रूप में खोला जा सकता है। और वो कंडीशन है कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्पाउस के साथ में जॉइंट रूप से इस खाते को खोल सकता है, अन्यथा वो खाता इंडिविजुअल रूप से ही खोला जाएगा। और जो होल अमाउंट है जो कि डिपॉजिट होता है जॉइंट अकाउंट में, वो भी एट्रीब्यूटेबल होता है। किसके लिए? फर्स्ट अकाउंट होल्डर ओनली के लिए ही वो एट्रीब्यूटेबल होता है। नेक्स्ट जानते हैं डिपॉजिट्स के बारे में। तो इस अकाउंट को 1000 रुपये से खोला जा सकता है और 1000 के मल्टीपल में ही इस अकाउंट को आगे फर्दर खोला जा सकता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति चाहे कि इसे 1100 रुपये या 1500 रुपये का अकाउंट खोलना चाहे तो वो नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल में भी इन्हें 1000 के में ही खोलते हैं। यानी कि एक अकाउंट 1000 रुपये का खोला हुआ है तो नेक्स्ट अगर कोई ज़्यादा का खोलना चाहता है तो 2000, 3000, 4000 इस तरीके से खोल सकते हैं। यानी कि 1000 के मल्टीपल में ही वो खाता खोलेगा। और मैक्सिमम लिमिट क्या है? तो एक व्यक्ति 15 लाख रुपए तक SCSS अकाउंट के रूप में खोल सकता है। यानी कि 15 लाख रुपए की SCSS अकाउंट में डिपॉजिट हो सकते हैं सिंगल व्यक्ति के केस में। अगर किसी भी कारणवश SCSS अकाउंट में ये जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाता है तो वो अमाउंट उनको रिफंड कर दिया जाएगा। और जो रिफंडेड अमाउंट होगा जितने दिन पोस्ट ऑफिस में रहेगा उसके लिए पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट की जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे और जो अमाउंट है वो भी रिफंड कर दिया जाएगा। और जो इन्वेस्टमेंट है SCSS अकाउंट की, वो जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का और उसका सेक्शन है 80C, उसके जो बेनिफिट्स है वो इस इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत जितने भी या इस स्कीम के अंतर्गत जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जाती है वो उसके लिए पात्र होते हैं, यानी कि क्वालिफाई करते हैं। नेक्स्ट जानते हैं इंटरेस्ट के बारे में। तो इंटरेस्ट क्वार्टरली रूप से पे की जाती है और वो कब पे की जाती है? तो ये एप्लीकेबल रहती है फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर एंड 30 दिसंबर में। और जो इंटरेस्ट है वो पेबल होती है एवरी क्वार्टर पर और वो आगे फर्दर क्लेम नहीं की जा सकती किसी भी अकाउंट होल्डर के लिए। कोई अकाउंट होल्डर उसे फर्दर आगे के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। इस बात को लेकर के जो इंटरेस्ट है जो कि उनकी बकाया इंटरेस्ट है उस पर वो एडिशनल इंटरेस्ट के रूप में इसे क्लेम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जानते हैं कि इंटरेस्ट है वो क्रेडिट की जा सकती है पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में, जो कि सेम पोस्ट ऑफिस में हो या ECS में हो। अगर SCSS अकाउंट किसी भी CBS पोस्ट ऑफिस में है तो अगर आपका खाता सेविंग अकाउंट का किसी अन्य CBS पोस्ट ऑफिस में है तो वहाँ पर भी ये ऑटो रूप से क्रेडिट की जा सकती है, यानी कि ऑटो क्रेडिट की फैसिलिटी इसमें अवेलेबल होती है। और जो इंटरेस्ट होती है, जो टोटल इंटरेस्ट है, अगर SCSS अकाउंट में 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है एक फाइनेंशियल ईयर में तो उसके लिए जो TDS है वो भी कटता है और उसके लिए भी एक निश्चित रेट है कि कितना TDS काटा जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 15G और 15H फॉर्म को भर के देता है तो उनका जो TDS है वो नहीं काटा जाता है। नेक्स्ट जानते हैं प्रीमेच्योर क्लोजर के बारे में। तो अकाउंट को प्रीमेच्योर क्लोजर किया जा सकता है कभी भी खाता खोलने के
बाद से। लेकिन अगर कोई खाता 1 साल के बाद में क्लोज किया जाता है, यानी कि अकाउंट ओपन की 1 साल बाद अगर क्लोज किया जाता है, तो उस पर किसी भी प्रकार की जो इंटरेस्ट है वो नहीं दी जाती है, और सिर्फ जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, यानी कि जो अमाउंट हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था सिर्फ और सिर्फ वही दिया जाता है, उस पर किसी भी प्रकार की इंटरेस्ट नहीं दी जाती है। वहीं अगर कोई खाता 1 साल से ज़्यादा 1 साल के बाद में, यानी कि अकाउंट ओपन होने के 1 साल बाद बंद किया जाता है और उसको 2 साल पहले बंद करें, यानी कि जैसे अगर कोई अकाउंट 2021 में खोला है और उसे 2022 के बाद से लेकर के 2023 के बीच में बंद करते हैं, यानी कि खाते को 1 साल से ज़्यादा हो जाए लेकिन 2 साल से पहले बंद करें, यानी कि 2021 का खाता 2022 के बाद बंद किया जाए और 2023 से पहले बंद किया जाए, यानी कि इस जो टाइम पीरियड है, जो टाइम इंटरवल है, इसमें अगर बंद किया जाता है तो उनके अमाउंट से कितना पैसा काटा जाएगा, तो उनके अमाउंट से पैसा काटा जाएगा 1.5% का। वहीं अगर कोई अकाउंट 2 साल से ज़्यादा चलता है, यानी कि अकाउंट ओपन होने के 2 साल बाद चलता है, यानी कि मान लेते हैं 2021 में किसी का खाता खोला है और वो 2023 के बाद बंद करवाते हैं, लेकिन उनका जो खाता है वो उसको 5 साल हो जाएंगे, यानी कि 2026 में उनको 5 साल हो जाएंगे। इस टाइम पीरियड में अगर कोई खाते को बंद करवाना चाहता है 2023 से लेकर के 2026 में के बीच में अगर कोई खाता बंद करवाता है, तो उस पर 1% का इंटरेस्ट है वो काटा जाएगा, यानी कि 1% का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से 1% काटा जाएगा। यानी कि अगर किसी का 1000 का मान लेते हैं SCSS अकाउंट है, तो 1000 का 1% काट दिया जाएगा, यानी कि टोटल 10 रुपये काटे जाएंगे, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट में से ये पैसा है वो काट के दिया जाता है। और जो एक्सटेंडेड अकाउंट होते हैं उन्हें भी क्लोज किया जा सकता है। कब क्लोज कर सकते हैं उन्हें? 1 साल पूरे होने के बाद में, यानी कि एक्सटेंडेड अकाउंट कैन बी क्लोज्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द अकाउंट विदाउट एनी डिडक्शन। यानी कि मान लेते हैं कि किसी खाते का जो मैच्योरिटी टाइम है वो पूरा हो गया और उसको फर्दर आगे 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन जब 1 साल पूरी हो जाएगी उसके बाद में अगर कोई इसे बंद करवाना चाहता है तो उनसे किसी भी प्रकार का जो अकाउंट में से पैसा है वो नहीं काटा जाता, यानी कि उनसे किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाती है। अब जानते हैं कि अकाउंट जो मैच्योरिटी पर किस तरीके से क्लोज होते हैं। तो अकाउंट में भी क्लोज आफ्टर 5 year फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग, यानी कि अगर कोई खाता 2021 में खोला जाता है तो उसे 2026 में क्लोज किया जा सकता है, और उसके लिए क्या करना होगा? निश्चित परफॉर्मे में या निश्चित फॉर्म में उनको सबमिट करना होगा। जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है उसको सबमिट करना होगा और पासबुक है वो संबंधित पोस्ट ऑफिस में जमा करनी होती है, यानी कि उनको वहाँ पर वो संबंधित पोस्ट ऑफिस में पासबुक प्लस एप्लीकेशन फॉर्म देना होता है। अगर किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो जिस तारीख को डेथ होती है, यानी कि कोई अकाउंट होल्डर जिस तारीख को एक्सपायर होता है वहाँ से लेकर के जो अकाउंट है उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो चलेगी पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट वाली। और नेक्स्ट जानते हैं, इन केस स्पाउस इज नॉट अ जॉइंट होल्डर और अ सोल नॉमिनी, यानी कि अगर किसी खाते में किसी की स्पाउस है वो जॉइंट होल्डर नहीं है, यानी कि जॉइंट अकाउंट नहीं है किसी का, या किसी का सोल नॉमिनी है, यानी कि कोई सोल नॉमिनी है, तो ऐसे अकाउंट को मैच्योरिटी तक आगे कंटिन्यू किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन में कि उनकी जो स्पाउस है वो एलिजिबल होनी चाहिए SCSS अकाउंट ओपन करने के लिए, अन्यथा और उनका जो अकाउंट है SCSS अकाउंट वो पहले से ओपन नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये है कि अगर कोई जॉइंट होल्डर है, यानी कि अगर कोई अकाउंट होल्डर है और उनके जो मिसेज है वो खाते में जॉइंट नहीं है, किसी भी कारण से उन्होंने जॉइंट अकाउंट नहीं खोला हुआ है और इस अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या करना है कि ये जो अकाउंट होल्डर की जो मिसेज है या स्पाउस है, अगर वो SCSS अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल है तो उनका जो अकाउंट है वो आगे फर्दर मैच्योरिटी तक में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक और कंडीशन है उसके लिए कि वो SCSS अकाउंट के लिए एलिजिबल होनी चाहिए, दूसरा ये है कि उनका कोई SCSS अकाउंट भी नहीं होना चाहिए।
एक्सटेंशन के बारे में जानते हैं कि SCSS अकाउंट को किस तरीके से एक्सटेंड करा जा सकता है। तो अकाउंट होल्डर में एक्सटेंड द अकाउंट फॉर फर्दर पीरियड फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी बाय सबमिटिंग प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद पासबुक एट कंसर्न पोस्ट ऑफिस, यानी कि संबंधित पोस्ट ऑफिस में एक एप्लीकेशन फॉर्म देनी है प्लस पासबुक लेके जानी है और मैच्योरिटी टाइम से लेकर के फर्दर 3 साल के लिए आगे किसी भी खाते को एक्सटेंड करवा सकते हैं। और जो अकाउंट है वो कब एक्सटेंड करवा सकते हैं, मैच्योरिटी से पहले का जो 1 year है उसके अंदर इस अकाउंट को एक्सटेंड करवाया जा सकता है। और जो एक्सटेंडेड अकाउंट होते हैं, यानी कि जिन अकाउंट को मैच्योरिटी के बाद आगे कंटिन्यू किया जाता है, उन पर जो रेट्स होती हैं वो वही इंटरेस्ट रेट्स एप्लीकेबल होती हैं जो कि डेट ऑफ मैच्योरिटी पर होंगी। नेक्स्ट स्कीम के बारे में जानते हैं और नेक्स्ट स्कीम है PPF स्कीम। और इसे कौन खुलवा सकता है, तो कोई सिंगल वयस्क व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए भारत का, और कोई माइनर है या कोई अनसाउंड माइंड का कोई व्यक्ति है तो उसके ब्याह पर कोई गार्जियन या संरक्षक इस खाते को खुलवा सकते हैं। और इसके लिए एक और कंडीशन है, वो ये है कि ओनली 1 अकाउंट कैन बी ओपन ऑल अक्रॉस द कंट्रीज एदर इन पोस्ट ऑफिस और एनी बैंक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि PPF का अकाउंट है वो एक व्यक्ति का एक ही हो सकता है और उसके लिए कंडीशन क्या है, चाहे वो अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खुला हुआ हो या किसी बैंक में। तो कुछ लोग कांटेक्ट करते हैं कि वो PPF बैंक में भी उनका चल रहा होता है और वो आकर के पोस्ट ऑफिस में भी खुलवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि एक व्यक्ति का एक ही PPF अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो बैंक में हो चाहे पोस्ट ऑफिस में हो। और डिपॉजिट्स के बारे में जानते हैं, इस खाते को मिनिमम 500 रुपये से खोला जा सकता है और एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक इसमें जमा कर सकते हैं। यानी कि इस खाते को मिनिमम 500 रुपये से तो खोला जा सकता है और एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 500 रुपये डिपॉजिट करने होते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में जमा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा लिमिट नहीं होनी चाहिए जमा की। और एक फाइनेंशियल ईयर हर एक साल का जो 1 अप्रैल है, यानी कि हर साल का 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर चलता है। जैसे कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर के ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो चलेगी 31 मार्च 2022 तक, यानी कि 1 अप्रैल से नेक्स्ट जो 31 मार्च आएगा वहाँ तक चलती है एक फाइनेंशियल ईयर। मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपए की किसी भी अकाउंट के लिए, चाहे वो अकाउंट खुद का हो या वो अकाउंट किसी माइनर के ब्याह पर खोला हुआ हो। यानी कि मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा जमा नहीं कराया जा सकता है। अमाउंट को कैसे जमा कर सकते हैं, तो जो अमाउंट है उसे इंस्टॉलमेंट्स में जमा कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि 1.5 लाख रुपए वो अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट जो मार्च है उसमें एक बार जमा कराना चाहता है तो करा सकते हैं। वहीं अगर कोई व्यक्ति चाहे कि 500 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग या किसी भी तरीके से, बेसिकली इसमें यह है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स की इसमें कोई लिमिट नहीं है कि इतने ट्रांजैक्शन होने ही चाहिए। इसमें यह है कि मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ट्रांजैक्शन चाहे भले ही कितने भी हो जाए। और जो अमाउंट है वो 50 के मल्टीपल में चलता है, यानी कि आप लोग एक बार में 510 रुपये जमा नहीं करा सकते हो। इसमें जमा कराने होंगे तो 550 रुपये जमा करा सकते हैं, यानी कि 50 के मल्टीपल में ही अमाउंट में पैसे जमा कराए जा सकते हैं। और जो अकाउंट है उसे बाई कैश भी खोल सकते हैं, बाई चेक भी खोल सकते हैं। लेकिन जब अकाउंट चेक से खोला जाएगा तो उसके लिए जो डेट्स होती हैं, रियलाइजेशन ऑफ चेक इन गवर्नमेंट अकाउंट शैल बी डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट सब्सिक्वेंटेड डिपॉजिट इन अकाउंट। बेसिकली ये होता है कि जब चेक क्लियर होके आता है उस दिन से माना जाता है कि ये जो राशि है वो जमा हो गई है और खाता उसी दिन से ही खोला हुआ माना जाता है। क्योंकि जिस दिन कैश को तो सेम डे ही कैश को सेम डे डिपॉजिट करके खाता खोला जा सकता है, लेकिन चेक में ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस दिन सैंक्शन होकर चेक अमाउंट आ जाएगा उस दिन से ही खाता खुला हुआ माना जाएगा। वहीं जो इस स्कीम के तहत जो भी जमा पूंजी है वो इनकम टैक्स एक्ट का जो 80
ATC सेक्शन है उसके अंतर्गत जितनी भी डिडक्शंस हैं उसके लिए ये जो डिपॉजिट्स हैं वो सभी क्वालिफाई करती हैं। अब जानते हैं डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अकाउंट के बारे में। अगर कोई व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 500 रुपये जमा नहीं कराता है तो उस अकाउंट को माना जाएगा डिसकंटिन्यूड, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर कोई सी भी हो। यानी कि अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 500 रुपये जमा नहीं कराए तो वो खाता हो जाएगा डिसकंटिन्यू, और इस खाते पर लोन की या विड्रॉल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है अगर कोई खाता डिसकंटिन्यू हो जाता है तो। यानी कि कंटिन्यूअस अकाउंट पर लोन और विड्रॉल की फैसिलिटी मिल सकती है, लेकिन जो डिसकंटिन्यूड अकाउंट्स होते हैं उन पर ना तो लोन की फैसिलिटी है ना ही वो किसी भी प्रकार के विड्रॉल के लिए एलिजिबल होते हैं। और डिसकंटिन्यूड जो अकाउंट है उन्हें फिर से रिवाइव किया जा सकता है, यानी कि उनमें फिर से उन्हें एक तरीके से कहें तो उन्हें एक तरीके से उन्हें दोबारा से चलाया जा सकता है, दोबारा से कंटिन्यू किया जा सकता है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या कंडीशन है, तो उसके लिए कंडीशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनको 50 रुपये एज ए डिफॉल्ट देने होंगे जिस वर्ष जिस फाइनेंशियल ईयर में पैसा जमा नहीं कराया है उसके। यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में जमा नहीं करवाता है तो उसको 500 प्लस 50 रुपये जमा कराने होंगे, यानी कि 50 रुपये एज ए डिफॉल्ट फीस जमा कराने होते हैं। और जो टोटल डिपॉजिट है एक साल में वो इंक्लूसिव रहती है, शैल बी इंक्लूसिव ऑफ डिपॉजिट्स मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ ईयर्स और डिफॉल्ट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स। बेसिकली ये है कि अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं किसी व्यक्ति से एक फाइनेंशियल ईयर ए फाइनेंशियल ईयर छूट जाती है और वो बी फाइनेंशियल ईयर में आके जमा कराता है तो उसको यहाँ के 500 रुपये प्लस इसके 500 रुपये प्लस 50 रुपये एज ए पेनल्टी जमा कराने होंगे। यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर में वो आएंगे वहाँ का पैसा तो जमा कराना ही कराना है, प्लस जो बाद की जो पीछे वाली है उसको भी जमा कराना होता है। इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं तो बेसिक जो इंटरेस्ट है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा समय समय पर बताई जाती रहती है कि कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है, लेकिन जो क्वार्टरली के हिसाब से जो डिसाइड होती है वही एप्लीकेबल रहती है। और इंटरेस्ट रेट है वो पर मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट रेट शैल बी कैलकुलेटेड फॉर द कैलेंडर मंथ ऑन द लोएस्ट बैलेंस इन द अकाउंट बिटवीन द क्लोज ऑफ द 5th डे एंड द एंड ऑफ द मंथ। यानी कि यहाँ पर इनकी कैलकुलेशन है वो इस तरीके से की जाती है। और जो इंटरेस्ट है वो क्रेडिट कैसे की जाती है अकाउंट में, तो वो फाइनेंशियल रूप से की जाएगी। यानी कि जो वित्तीय वर्ष पूरा हो जाएगा उसके बाद में जो भी इंटरेस्ट है पूरे अमाउंट पर वो एक साथ पे कर दी जाती है अकाउंट में। और अकाउंट में जब क्रेडिट की जाती है, चाहे वो अकाउंट पोस्ट ऑफिस में हो चाहे बैंक में हो, और उसके बाद में उसे क्रेडिट ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। यानी कि इंटरेस्ट शैल बी क्रेडिटेड टू द अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर वेयर अकाउंट स्टैंड्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज इन द केस ऑफ ट्रांसफर अकाउंट फ्रॉम बैंक टू पीओ और वाइस वर्सा। बेसिकली ये है कि अगर मान लेते हैं किसी ने अप्रैल 2021 में किसी ने बैंक में इस अकाउंट को खुलवाया था और वो इसको मई या जून या जुलाई या मान लेते फरवरी 2022 तक, यानी कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले अगर वो पोस्ट ऑफिस में इस खाते को ले आते हैं तो जहाँ पर फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, यानी कि जिस महीने में फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा यानी कि मार्च में खत्म होने वाला है, तो उस समय ये जो खाता है चाहे वो बैंक में हो तो बैंक वाले इस पर इंटरेस्ट रेट देंगे, पोस्ट ऑफिस में होगा तो पोस्ट ऑफिस वाले इस पर इंटरेस्ट रेट देंगे। यानी कि फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हो जाएगी तब डिसाइड करेंगे कि खाता कौन सी जगह पर है, तो वही लोग उनको इंटरेस्ट पे करेंगे। और इंटरेस्ट है वो अर्न की जाती है, वो टैक्स फ्री होगी अंडर इनकम टैक्स एक्ट के तहत। लोन की फैसिलिटी भी है। लोन की फैसिलिटी कब से है, तो लोन कैन बी टेकन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द इनिशियल सब्सक्रिप्शन वाज मेड। बेसिकली मान लेते हैं कि अगर कोई अकाउंट 2010 या 11 में ओपन हुआ है तो वो व्यक्ति
10-11 में अगर किसी का अकाउंट ओपन हुआ है तो नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सी होगी, 2011-12 वाली होगी, और उसके बाद में जो फाइनेंशियल ईयर आएगी वो होगी 12 से 13। तो इस फाइनेंशियल ईयर में उनका खाता खुल गया, इसमें उनको 1 साल हो जाएंगे, और देन ये जो 2013 वाली फाइनेंशियल ईयर है वो इसमें जाकर के लोन को ले सकते हैं। और लोन को कब ले सकते हैं, तो अगर कोई अकाउंट पीपीएफ अकाउंट क्लोज होगा उससे 5 साल पहले ले सकते हैं, यानी कि लोन कैन बी टेकन बिफोर एक्सपायरी ऑफ 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द इनिशियल सब्सक्रिप्शन वाज मेड। बेसिकली ये कि इनिशियल सब्सक्रिप्शंस जो कि ली गई थी उनके जो 5 साल है उनके बाद में वो 5 साल पूरा होने के बाद में लोन को ले सकते हैं। और लोन को किस तरीके से लिया जा सकता है, लोन कैन बी टेकन अप टू 25% ऑफ द बैलेंस टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर इन विच लोन इज अप्लाइड। दैट इज, अगर लोन किसी ने 2012-13 के दौरान लिया है तो वो 25% अपना जो भी जमा है उसका ले सकते हैं। कब ले सकते हैं, 31/3/2011 में, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 2012-13 वाली है वो कब कंप्लीट होगी, वो होगी 31 मार्च 2011 में कंप्लीट होगी, यानी कि ये जो 13 में कंप्लीट होगी। बेसिकली ये जो फाइनेंशियल ईयर 2012-13 वाली है वो 2013 में कंप्लीट होगी, लेकिन जो पैसा है 31/3/2011 में जितना पैसा था, यानी कि 31/3/2011 में जिस व्यक्ति का जितना भी पैसा था, यानी कि फाइनेंशियल ईयर से के लगभग 2 साल पहले की बात चल रही है, यानी कि ये 2013 में कंप्लीट होगी फाइनेंशियल ईयर, और ये कंप्लीट कब होगी, 2011 में ही हो गई कंप्लीट। तो 2 साल पहले जो पैसा था उसका 25% पैसे को लोन के रूप में लिया जा सकता है। और ओनली 1 लोन कैन बी टेकन इन अ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लोन लिया जा सकता है। अगर कोई सेकंड लोन लेना चाहता है तो सेकंड लोन शेल नॉट बी प्रोवाइडेड टिल फर्स्ट लोन वाज रीपेड, यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में 2 बार लोन लेना चाहता है तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि पहले वाला जो लोन लिया है वो पूरा पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद में ही एक फाइनेंशियल ईयर में दूसरा लोन दिया जाएगा। अगर लोन पे नहीं किया जाता है विद इन 36 मंथ में, यानी कि लगभग 3 साल बाद तक अगर कोई लोन का पेमेंट नहीं किया जाता है तो उन पर इंटरेस्ट रेट है वो 1% पर प्रति साल, यानी कि 1% पर एनम वाली उन पर इंटरेस्ट रेट है वो लोन इंटरेस्ट के रूप में वसूली जाएगी। यानी कि अगर किसी ने लोन लिया 3 साल बाद तक उसका पेमेंट नहीं किया तो 1% पर ईयर 1% पर एनम की इंटरेस्ट रेट उनसे लोन के रूप में ली जाएगी। अगर लोन को 36 महीने बाद भी पेमेंट नहीं किया गया, यानी कि यहाँ पर तो था कि विद इन 36 मंथ, यानी कि 36 मंथ के भीतर पे करना है। और अगर किसी ने रीपेड किया कब तक, 36 मंथ के बाद में अगर कोई लोन को दे रहा है तो उनसे इंटरेस्ट रेट कितनी ली जाएगी, तो उनसे इंटरेस्ट रेट लोन के रूप में ली जाएगी 6% पर एनम। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 3 साल के बीच में लोन का पेमेंट करता रहता है तो 1% की इंटरेस्ट रेट ली जाएगी लोन की प्रति वर्ष के रूप में, और 36 मंथ के बाद में लेता है, 3 साल के बाद में पेमेंट करते हैं तो 6% प्रति वर्ष के अकॉर्डिंग उनसे इंटरेस्ट रेट है वो ली जाएगी। अब जानते हैं विड्रॉल के बारे में। विड्रॉल कब ले सकते हैं, तो कोई भी व्यक्ति विड्रॉल करवा सकता है। कब विड्रॉल करवाएगा, उसके लिए क्या कंडीशन है, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि एक विड्रॉल करवा सकता है एक फाइनेंशियल ईयर में, कब, आफ्टर 5 ईयर एक्सक्लूडिंग ईयर ऑफ अकाउंट ओपनिंग, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का अकाउंट 2010-11 वाली फाइनेंशियल ईयर में ओपन हुआ है तो वो विड्रॉल के लिए कब एलिजिबल होगा, तो वो विड्रॉल के लिए एलिजिबल होगा 2016 या 17 वाली जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें ही एप्लीकेबल होंगे। यानी कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है जिसमें अकाउंट खुला है, इस वाली फाइनेंशियल ईयर को छोड़ने के बाद में ये जो 5 साल हो जाएंगे, यानी कि 2016-17 वाली जो फाइनेंशियल ईयर है चाहे तो उसमें ले सकते हैं या उसके बाद में इस
विड्रॉल को वो ले सकते हैं। और विड्रॉल कितना लिया जा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक विड्रॉल लिया जा सकता है। और विड्रॉल कितना लिया जा सकता है, तो अप टू 50% बैलेंस का लिया जा सकता है। और वो कैसे लेंगे, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का अकाउंट 2016-17 वाली फाइनेंशियल ईयर में खुला है, यानी कि किसी ने विड्रॉल 2016-17 वाली में फाइनेंशियल ईयर में लिया है, तो उनको जो फाइनेंशियल ईयर है, या ये कहें कि उनका जो बैलेंस है 31/3/2013 वाला जो बैलेंस है, उसका 50% उनको एज ए लोन में दे दिया जाएगा। या फिर 31/3/2016 वाला जो बैलेंस है उसका 50% देंगे, लेकिन जो भी कम होगा उसे देंगे। मैच्योरिटी के बारे में बात करते हैं, तो पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी टाइम कितना है, तो 15 ईयर्स है। 15 फाइनेंशियल ईयर्स कंप्लीट होने के बाद में मैच्योरिटी टाइम रहता है। और मैच्योरिटी किस तरीके से ले सकते हैं, तो मैच्योरिटी डिपॉजिट हैज द फॉलोइंग ऑप्शंस। कौन कौन से ऑप्शंस हैं, वो कैन टेक मैच्योरिटी पेमेंट बाय सबमिटिंग अकाउंट क्लोजर फॉर्म अलॉन्ग विद द पासबुक, यानी कि एक अकाउंट बंद करने का फॉर्म आता है, प्लस उनको अपनी पासबुक देनी है और वो संबंधित पोस्ट ऑफिस में जाकर के खाते को क्लोज करवा सकते हैं। वही कैन रिटेन मैच्योरिटी वैल्यू इन हिज और हर अकाउंट फॉर द डिपॉजिट। Without deposit, the PPF interest rate will be applicable and payment can be taken any time or can take one withdrawal in each financial year. Basically ये है कि उनकी जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो अपने अकाउंट में बिना किसी अन्य जमा के भी वो रख सकते हैं। उनको पीपीएफ की इंटरेस्ट रेट है वो दी जाएगी और वो पेमेंट भी ले सकते हैं किसी भी समय। और एक फाइनेंशियल ईयर में अगर वो चाहें तो एक विड्रॉल भी ले सकते हैं। और वो अपने अकाउंट को आगे भी फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। और उसको एक्सटेंड करने के लिए कितना टाइम है, तो लगभग 5 साल के लिए इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। और वो कब करवा सकते हैं, तो मैच्योरिटी से पहले का जो 1 साल है उसके भीतर भीतर वो अपने अकाउंट को आगे एक्सटेंड करवा सकते हैं। और उसके लिए उनको एक फॉर्म भर के देना होगा एक्सटेंशन वाला, और संबंधित पोस्ट ऑफिस में उनको बात करनी होगी। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन ये है कि अकाउंट है वो डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए, यानी कि वो अकाउंट कंटिन्यू वाला ही होना चाहिए। डिसकंटिन्यूड अकाउंट में उसे आगे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। एक्सटेंडेड अकाउंट में अगर किसी को डिपॉजिट्स करनी है इन एक्सटेंडेड अकाउंट्स विद डिपॉजिट्स, तो 1 विड्रॉल कैन बी टेकन इन ईच फाइनेंशियल ईयर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट कितनी है, यानी कि एक व्यक्ति एक्सटेंडेड अकाउंट में डिपॉजिट्स के साथ में एक विड्रॉल ले सकता है एक फाइनेंशियल ईयर में। यानी कि प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में कितने विड्रॉल लेंगे, एक विड्रॉल। उसके लिए कितनी सीमा है, मैक्सिमम 60% बैलेंस का 60% वो एज ए विड्रॉल ले सकते हैं एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इन द ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि एक्सटेंडेड जो 5 ईयर्स हैं उसके संबंध में। प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में जानते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर भी इसमें अलाउड है। कब अलाउड है, 5 साल पूरे होने पर, यानी कि जब अकाउंट को ओपन होने के 5 साल बाद अगर कोई प्री मैच्योर क्लोजर करवाना चाहता है तो प्री मैच्योर क्लोजर भी किया जा सकता है। अगर किसी का अकाउंट है वो प्री मैच्योर क्लोज किया जाता है तो उनसे 1% की जो इंटरेस्ट रेट है वो कम करके दी जाएगी, यानी कि 1% जो इंटरेस्ट रेट है वो उनसे डिडक्शन के रूप में उनसे रिकवर की जाएगी। और अकाउंट है वो क्लोज किया जा सकता है। उसके लिए क्या है कि एक उनको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म प्लस पासबुक संबंधित पोस्ट ऑफिस में देनी होगी और उसके बाद में वो अपना जो अकाउंट है वो क्लोज करवा सकते हैं। नेक्स्ट जानते हैं कि अगर कोई अकाउंट होल्डर है जिसकी मृत्यु हो जाती है तो उस संबंध में क्या प्रावधान है। तो अगर किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस समय उनका कोई नॉमिनी हो या कोई उनका कोई वैध मान लेते हैं कोई आने वाला कोई ऐसा लीगल ईयर हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कि लीगली सही हो, तो वो भी उनका अकाउंट है वो आगे कंटिन्यू कर सकता है, उसमें डिपॉजिट्स हैं उनको भी कर सकता है। और क्लोजर करवाना चाहते हैं तो क्लोजर भी करवा सकते हैं। उनके लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो पीपीएफ वाली ही दी जाएंगी।
और इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। इससे पहले हम लोग 2 वीडियोस को कवर कर चुके हैं, यानी कि 2 पार्ट्स में हम लोग इसे कवर कर चुके हैं और एक ये वाली वीडियो टोटल होगी 3। इसके बाद में कम से कम एक वीडियो नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर और आएगी, यानी कि टोटल 4 पार्ट्स में हम लोग सेविंग स्कीम्स को कवर कर चुके होंगे। और देन उसके बाद में जितना भी बचेगा उसको हम लोग करेंगे कवर 5वीं वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में उसको अलग से हम लोग कवर करेंगे। नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम से संबंधित टोटल आपके पास में कितनी वीडियोज हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी, यानी कि इसके बाद एक वीडियो और आने वाली है। तो इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।